बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, वाइस प्रिंसिपल फिजिक्स। आज हम डीपीटी के मेडिकल फिजिक्स के बड़े अहम मौजू पर बात करने लगे हैं, जिसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रोथेरेपी या माइक्रो करंट इलेक्ट्रोफिजियोथेरेपी। तो इससे बात करने से पहले एक दो चीज़ें मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इस पर तफसील में बात होगी। वो बातें ये हैं कि हमारी बॉडी जो है या इसका आगाज़ जो है वो होता है हमारे डीएनए से। तो डीएनए स्ट्रक्चर जो है उसमें सूप होता है एटी और सीजी का, और जब ये रैंडम जो है रीशफलिंग करता है तो हम आमतौर पर डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको कैलेंडर की शक्ल में देखते हैं कि उसकी एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, दरम्यान में डंडों के जिसको जोड़ा जाता है और इसमें रीशफलिंग होती है। तो इसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से भी तशबीह दे सकते हैं। तो जब ये एटी और सीई जो है इनकी आपस में रैंडम शफलिंग होती है तो उस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जनरेट होता है। और अगर हम इसके बाद हार्ट आपका जो है उसको बैटरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या बायो इंजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जब इसमें ब्लड फ्लो होता है तो फ्लो होने की वजह से उसमें भी करंट चलता है और वह करंट टू एंड फ्रो चलता है। इसको हम साइनोसॉइडल बिहेवियर कहते हैं। और ये साइनोसॉइडल बिहेवियर जो है ये भी बायोइलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। और जब हम दिमाग को रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर मान लेते हैं तो उसमें जब ब्लड फ्लो होता है उसका ब्लड का प्रेशर जो है वह कम होता है या ज़्यादा होता है, और नॉर्मल से कम ज़्यादा होता है तो हमें मसले बनते हैं। ये तीन चार चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है, इनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है करंट, और उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमारे बॉडी में जो बायोइलेक्ट्रिक करंट जनरेट रहता है हर बॉडी ऑर्गन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो जब वो कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंक्रोनाइज होता है तो हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। और ये ऑरा जो है इसकी एडजस्टमेंट से हम जो वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी हैं, जो हेल्दी लाइफ हैं, जिनको हम टीपीआर कहते हैं, उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यानी इसको हम कहते हैं करंट थेरेपी या थेरेपेटिक करंट्स। और वो टीपीआर जो है वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, पल्स रेट है और आपकी रेस्पिरेशन रेट है। तो इसमें जो बेसिकली फ़लसफ़ा इस्तेमाल होगा कि जब हमारे बॉडी में कहीं गड़बड़ होती है तो ये जो मैंने बात की है करंट की, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और जब उसका करंट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, चाहे वो इंजरी हो चाहे वो किसी किस्म का डैमेज हो, तो करंट जो है उसका शेप बदल जाती है, जो नॉर्मल शेप से हट जाता है, यानी उसका साइनोसॉइडल बिहेवियर नहीं रहता। और वो करंट जो है वो रीजनरेशन या रिपेयरमेंट शुरू कर देता है। और ये जो डिस्टर्ब पैटर्न है या इम्बैलेंस पैटर्न है, इनको बाहर से करंट दे के या बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं या उसकी रीशेपिंग कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं टिकलिंग और थंपिंग टेक्निक, और टेक्निक इसका नाम है माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट फिजियोथेरेपी या मैक-पीटी। और ये थ्योरी जिसका मैंने जिक्र किया है इसको हम कहते हैं बेकर थ्योरी। बेकर ने ये आइडिया दिया था कि इस तरीके से आप करंट जो है उसका पैटर्न जो है उसको दोबारा सेट कर सकते हैं, यानी थेरेपी का एक ये बेहतरीन तरीका है। इसलिए बाहर से जो हम करंट देते हैं उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं और उनका नाम भी हमने थेरेपेटिक करंट ही रखा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में आम लफ्ज़ में हम इसको कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट्स ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ करंट जो हम करते हैं वो आमतौर पर तीन किस्म की क्लासिफिकेशन का हमें वास्ता पड़ता है। उनमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, जो डीसी और एसी करंट है वो इस कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी जिसकी बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। उसकी रेंजेस जो गिवन हैं, अगर फ्रीक्वेंसी जो है 50 से 100 हर्ट्ज़ की शक्ल में होगी तो वो लो फ्रीक्वेंसी करंट कहलाएगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 100 से 400 हर्ट्ज़ की रेंज में होगी वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट कहलाएगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर दैन 400 अप टिल 1 मेगाहर्ट्ज़ होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट कहलाएगा। और तीसरी किस्म जो है जिसको ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज हम करंट जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर उसका वोल्टेज जो है वो लेस दैन 100 वोल्ट है तो वो लो वोल्टेज है। अगर उसका करंट जो है वो ग्रेटर दैन 100 वोल्ट है तो वो हाई वोल्टेज है। तो इस तरीके से इन तीनों करंट्स को
मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ करंट की जो शक्लें बदलती हैं उसको शेपिंग और रीशेपिंग इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें इन करंट से वास्ता पड़ता है तो फिर हमें इस किस्म के लफ्ज़ देखने में मिलते हैं। पल्स या पल्स विड्थ यानी टाइम पीरियड को कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल करना, या बरस्ट की शक्ल में सीरीज़ ऑफ पल्सेस जो हैं उसकी शक्ल में करंट देकर थेरेपी करना, या सर्ज बहुत ख़ास लम्हे के लिए जो है करंट को वहाँ देना, जिसको हम रैंप अप, रैंप डाउन और प्लेटवा भी कहते हैं। रैंप अप का मतलब होता है इंटेंसिटी इंक्रीज करने वाला करंट, और रैंप डाउन का मतलब होता है कि वो ऑप्टिमम लेवल पर जो ऑप्टिमम लेवल जो है उस पर रखना, और प्लेटवा का मतलब होता है इंटेंसिटी का कम या ज़्यादा होना। इसका हम अल्टरनेटिव बयान कर सकते हैं कि प्लेटवा का मतलब है स्टेबल स्टडी करंट रखना, जितना उसका नॉर्मल है उससे ना कम होने पाए ना उससे ज़्यादा होने पाए। तो ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं इसका हम कहते हैं कि ये मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन या मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम कंटिन्यूस करंट को डिस्क्रीट या बरस्ट या रैंपिंग की शक्ल में बदल सकते हैं। और एक बड़ा और अहम करंट है जिससे हमारा डीपीटी में वास्ता बढ़ता है, उसको हम कहते हैं फेराडिज़म करंट, और ये फैराडे केज या फैराडे कॉइल की शक्ल में होता है। और वहाँ ये अनइक्वल कॉइल जो है, अनइक्वल फेज़र जो है एक जैसा करंट उसको देते हैं, और उसकी मदद से हम जो हमारा स्टिमुलस है उसके पंपिंग एक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्लड फ्लो जो है उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं ऑप्टिमम लेवल के हवाले से, और उससे पता हमें कैसे चलता है कि हो गया है। उसमें जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड होती है उससे हमें पता चल जाता है कि ये इम्प्रूव हो गया, यानी थेरेपी मुकम्मल हो गई है। कितने अर्से तक करनी है, कैसे करनी है, वो जो हमारा डीपीटी का स्पेशलिस्ट है वो हमें बताता है। इसके बाद लो हाई इंटेंसिटी ड्यूरेशन जो है वो हमने पल्सेस कैसे देनी है, मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं उसमें करंट की पल्सेस आपको मिलती हैं, और मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट जो हैं इन पे काम कर रहे हैं, जिसको ट्रैपल ऑर्डर भी कहते हैं, ट्रायंगुलर भी कहते हैं, साटस भी कहते हैं, और स्क्वायर वेव भी कहते हैं। उसके बाद ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं करंट जो हैं, पेन को रिलीफ देने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लड फ्लो को जैसा मैंने जिक्र किया है उनको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, मस्कुलर स्पासम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एडहाइजन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टिमुलेशन या मस्कुलर कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन के लिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्जरी रिपेयरमेंट के लिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और नर्वल जो है पल्सी जो है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपके बॉडी में कोई बर्न है, जिनका नुकसान क्या है, ये बर्न पैदा कर सकते हैं, ओपन वाउंड है उसका नुकसान कर सकते हैं, या आपके बॉडी में मेटल का इम्प्लांट किया गया है वहाँ आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद जो एक और करंट जिससे आपका वास्ता बढ़ता है डीपीटी या मेडिकल फिजिक्स में, वह है गैल्वानिक करंट। और गैल्वानिक करंट का मतलब ड्यूरेशन के हवाले से हम देखते हैं, अगर करंट का ड्यूरेशन जो है 10 मिलीसेकंड से ज़्यादा है तो वह गैल्वानिक है, अगर नहीं है तो गैल्वानिक नहीं है। गैल्वानिक हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली पेन रिलीफ के लिए, या डीनर्वेटेड मसल जो है, और वैसोडिलेशन जो है, एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल जो है उसमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम इस्तेमाल कहाँ नहीं करना, इन्फ्लेमेशन की शक्ल में इसका इस्तेमाल नहीं करना, या हार्ट डिजीज़ जिनको हैं उनके लिए इसको थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद 3 अहम और करंट हैं जिसको ट्रांसपोटेंस, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलस या टेंस भी कहते हैं। उसके बाद इंटरफेरेंशियल जो है करंट थेरेपी, ये भी हम IFC जिसको कहते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं थेरेपी में। फिर न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है जिसको निम्स भी कहते हैं, और आमतौर पर इनको हम इस्तेमाल कहाँ नहीं करते, प्रेगनेंसी की शक्ल में, या पेस मेकर किसी के बॉडी में लगा हुआ हो, या किसी को एलर्जी हो तो इसके इस्तेमाल से मना किया जाता है। मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो IFC है, जिसको हम इंटर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस जो है वो करंट जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरेंस का क्या है कि या तो वो करंट इन फेज होता है या आउट ऑफ फेज होता है या इन बिटवीन होता है। अगर प्योरली इन फेज होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बायस बनेगा, यानी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा, और वो पॉजिटिव एनर्जी जहाँ हमें ज़रूरत होगी बॉडी में देंगे थेरेपी के ज़रिए,
और अगर आउट ऑफ फेज़ होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा। जहाँ ज़्यादा एनर्जी होगी उसको वहाँ से कम करने के लिए हम इस फेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो पार्शियल इन फेज़ है या पार्शियल आउट ऑफ फेज़ है तो बीट्स की शक्ल में जो है रैपिडली चेंजिंग जो होगा, कभी 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 कम कभी ज़्यादा, और ये पीरियोडिक अल्टरेशन में होगा। इसको हम बीट्स कहते हैं। तो इसका मकसद ये होगा कि ये जो करंट हम इन फेज़ आउट फेज़ या पार्शली इन फेज़ आउट से इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो है रेजिस्टेंस जो इसको डिक्रीज़ करेगा, उसमें बॉडी की कंडक्टेंस बढ़ेगी, और कंडक्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रोथेरेपी जो है यानी उसकी रीशेपिंग जो है वो रीस्ट्रक्चर करंट जो है बॉडी में जितना चाहिए उतना हम हो जाएगा। इसको हम थेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी भी कहते हैं। और उसके बाद हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है फ्रीक्वेंसी जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, और उसको भी हम इसी इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और करंट है जिसको रशियन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करंट कहते हैं। ये ब्रस्ट मॉड्यूलेशन की शक्ल में होता है, और मोस्टली ये 10 सेकंड जो है उसको ऑन रखा जाता है, 50 सेकंड ऑफ रखा जाता है। इस तरीके से इसको रिपीट किया जाता है 10 मिनट के लिए। ये मोस्टली स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल उसको थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुछ गुजारिशात थी जो मैंने माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट फिजियोथेरेपी में बात की है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आएगी। अगर दरमियान में किसी जगह आप कन्फ्यूजन महसूस करें या आपकी कोई क्यूरी हो या इसमें कोई अच्छी चीज़ लगी है या बुरी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को भी आप राय देंगे ताकि ये ज़्यादा से लोगों तक पहुँचे, और यही मेरा वीडियो चैनल बनाने का मकसद है कि इतने से खलक वो लोग बेचारे जिनको ये महंगी चीज़ें जो हैं या सोशल मीडिया पे अप्रोच नहीं है, वो मेरी आम बातों से फ़ायदा उठाकर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और अल्लाह अपने मुकाम तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक।